Now new topic, that is nuclear force. अब न्यूक्लियर फोर्स ये वर्ड तुमने इसके पहले भी सुने। 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक था फंडामेंटल फोर्सेस, यानी दुनिया में जितने भी फोर्सेस तुमको पता है, अवेलेबल है, उन सारे फोर्सेस को हम 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। और वो 4 पार्ट्स, 4 फोर्सेस, उनको फंडामेंटल फोर्सेस कहा गया था। यानी जितने भी फोर्सेस आएंगे हैं उनको 4 में अकोमोडेट कर लेते हैं, वो फंडामेंटल फोर्सेस। नाम याद आ रहे होंगे। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 न्यूक्लियर फोर्स, एंड नंबर 4 वीक न्यूक्लियर इंटरैक्शन और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे 4, जिनमें से ग्रेविटेशनल फोर्स वेल नोन है तुमको, ग्रेविटेशन बारे में देखे, जो 2 मासेस के बीच में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी 2 चार्जेस के बीच में हो या 2 मैग्नेट्स के बीच में हो, उनके बीच में रहने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चार्जेस रेस्ट में होते हुए रहने वाला फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और चार्जेस मोशन में रहते हुए रहने वाला फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर जितने भी फेनोमेनन बहुत सारे फोर्सेस के कारण होती है तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये काफी डिटेल्स अपने को मालूम नहीं थे। अब आज देखना है अपने को न्यूक्लियर फोर्स, इसके डिटेल्स देखना है। न्यूक्लियर फोर्स में तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, जितने भी 4 फंडामेंटल फोर्सेस है उनमें से एक है वो, और ये सबसे स्ट्रांग है चारों में से। इसलिए सिंपली अगर डिफाइन करना है तो यही बोलेंगे, इट इज अ स्ट्रांगेस्ट फंडामेंटल फोर्स। अब ये किसके बीच में होता है? एज द वर्ड इंप्लाइज, न्यूक्लियर, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच में रहने वाला फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो उनके बीच में रहने वाला फोर्स है ये। और वो ये फोर्स क्या करता है? यही वो फोर्स है जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बनाकर रखा है, उसने न्यूक्लियस को बनाकर रखा है। इसलिए हम डिफाइन करेंगे इसको, न्यूक्लियर फोर्स को, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स विच डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। डेफिनेशन देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स which determines structure of nucleus. Is strongest fundamental force which determines the structure of nucleus, that is called the nuclear force. अब इस फोर्स की क्या स्पेशलिटी है? तो सबसे पहले ये फोर्स किसके बीच में रहेगा? न्यूक्लियस के बीच में, मतलब इट एग्जिस्ट इन बिटवीन न्यूक्लियस। फर्स्ट पॉइंट, बिटवीन न्यूक्लियस। नेचुरली ये फोर्स अट्रैक्टिव टाइप का होना चाहिए या रिपल्सिव? तो मोस्टली अट्रैक्टिव, यानी मोस्टली इन द सेंस अट्रैक्टिव है, बोलो अट्रैक्टिव। अब मोस्टली क्यों कहा तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अट्रैक्टिव नेचर का।
और ये फोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके रिस्पेक्ट में कैसा डिफरेंट है, तो रेंज और स्ट्रेंथ के बारे में ये डिफरेंट है। मीन्स दिस न्यूक्लियर फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड स्ट्रेंथ। अब रेंज क्या है, स्ट्रेंथ कितना, ये बातें अपने को डिस्कस करनी है अंडर द हेडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। यानी न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी। सो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट सबसे पहले स्ट्रेंथ के बारे में, कितना पावरफुल है ये फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में ये फोर्स 50 to 60 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। 50 to 60 टाइम्स। इसका मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल दो प्रोटॉन्स लिए हमने, दोनों प्रोटॉन्स के बीच में कौन सा फोर्स रहेगा, रिपल्शन का फोर्स, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दोनों प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी क्यों ना हो लेकिन चार्ज है, और चार्ज दोनों पॉजिटिव होने के कारण रिपल्शन का फोर्स रहेगा। तो दोनों प्रोटॉन्स रेस्ट में समझो, तो उनके बीच में रिपल्शन का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। उनके बीच में डिस्टेंस कुछ एक जो भी हो, से 1 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर यानी फेम्टोमीटर, जिसको फर्मी भी कहा जाता है, इक्वल्स टू 10 -10 मीटर -15 सॉरी 10 -15 मीटर, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस से। तो जैसे समझो इलेक्ट्रॉन सॉरी एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन्स, ये एक प्रोटॉन ये दूसरा प्रोटॉन, और इनके बीच में डिस्टेंस 1 फेम्टोमीटर समझो। तो एनीवे इनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स रहेगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब और ये प्रोटॉन्स अज्यूम करो कि न्यूक्लियस के बाहर है और इनके बीच में डिस्टेंस कुछ 10 फेम्टोमीटर या 7 फेम्टोमीटर है, ऐसा समझो। यानी इनके बीच में डिस्टेंस 7 फेम्टोमीटर, और ये दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल्शन का फोर्स रहेगा। कूलोम्स लॉ के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे 1/4πε0 Q1 × Q2 डिवाइड बाय R²। R लिया जाएगा 7 फेम्टोमीटर। ये वैल्यू जो भी आएगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाएगा। लेकिन ये 7 फेम्टोमीटर डिस्टेंस होते हुए और ये दोनों प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस के अंदर है, वास्तव में प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, फिर भी अगर अज्यूम करो कि ये दोनों, पहले हमने अज्यूम किए थे कि ये दोनों प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के बाहर है और उनके बीच में डिस्टेंस 7 फेम्टोमीटर है। अब ये अज्यूम करो कि ये दोनों प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है और इनके बीच में डिस्टेंस 7 फेम्टोमीटर है, समझो। तब वो न्यूक्लियस के अंदर होने के कारण उनके बीच में हम न्यूक्लियर फोर्स है ये बोलेंगे, और वो फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो पहले जब हमने ये अज्यूम किए थे कि ये दोनों प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के बाहर है और 7 फेम्टोमीटर डिस्टेंस है, तो उस वक्त जितना फोर्स था से 1 न्यूटन का। कब की बात, जब ये दोनों प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के बाहर थे, उनके बीच में डिस्टेंस 7 फेम्टोमीटर था, और तब उनके बीच में फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और समझो कैलकुलेट किया हमने 1 न्यूटन था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 न्यूटन। तो जब ये दोनों प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे और उनके बीच में डिस्टेंस तब भी 7 फेम्टोमीटर रहेगा, तब लेकिन ये फोर्स उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहने से बेहतरीन न्यूक्लियर फोर्स कहा जाएगा, और वो न्यूक्लियर फोर्स रहेगा 50 न्यूटन टू 60 न्यूटन। तो यहां से एक बात पता चलती है अपने को, क्या कि न्यूक्लियर फोर्स इज 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So this is the strength of this nuclear force. What the strength is? It is
more powerful than that of, means it is the strongest force, high strength. Nuclear पहली प्रॉपर्टी, इट हैज हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ है न्यूक्लियर फोर्स को, हाई स्ट्रेंथ है, कितना है तो 50 to 60 टाइम्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड, रेंज देखते, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, रेंज इन द सेंस कि उनके बीच में रहने वाला मैक्सिमम डिस्टेंस जब तक वो फोर्स रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताया मैंने, समझो वो प्रोटॉन्स दोनों न्यूक्लियस के बाहर है। अब तुम बार बार ये सोचोगे कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के बाहर कैसे रहेंगे। एक अज्यूम करो, हाइड्रोजन एटम लेते हैं, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रहता है और एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं। फिर ऐसे हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बचा कौन, इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा क्या, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अकेला है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन। अब न्यूक्लियस यानी कोई डिब्बा नहीं है, वो प्रोटॉन ही न्यूक्लियस बन गया, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन हो गया। तो ऐसे समझो दो न्यूक्लियाई हाइड्रोजन के अलग अलग है और उनके बीच में डिस्टेंस 7 फेम्टोमीटर है, तब की बात का। तो इसको बोलते हैं कि दोनों प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के बाहर है, तो मतलब हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियाई अलग अलग है, तो उनके बीच में डिस्टेंस वेरी वेरी शॉर्ट होना चाहिए। अभी जब भी मैंने बताया था 7 फेम्टोमीटर, 7 फेम्टोमीटर नहीं, 1-2 फेम्टोमीटर, 1-2-3-4 फेम्टोमीटर, यानी फ्यू फेम्टोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, तभी कहीं उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स होता है। और ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए फ्यू फेम्टोमीटर से थोड़ा सा भी बढ़ा दिए तो न्यूक्लियर फोर्स 0 हो जाता है। इन दैट रिस्पेक्ट इट इज सेड दैट that nuclear force is very short range force। तो रेंज कितना है, a few femtometer, range is a few femtometer in the sense 1-2 femtometer, 3 femtometer, hardly at 4 femtometer समझो, इतना कम फेम्टोमीटर रहेगा, इतना कम रेंज है उसका। और इस डिस्टेंस से थोड़ा भी डिस्टेंस बढ़ा दिए तो ये न्यूक्लियर फोर्स 0 हो जाता है। दिस न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स 0 इफ द डिस्टेंस इज मोर देन सम फेम्टोमीटर। यानी समझो कि वो 4 फेम्टोमीटर तक इफेक्टिव है न्यूक्लियर फोर्स, तो 5 फेम्टोमीटर के लिए 0 हो जाएगा। दो प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस अगर 4 फेम्टोमीटर तक उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स है, तो वही डिस्टेंस अगर हमने 5 फेम्टोमीटर की है तो दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स 0 हो जाएगा। बट इट डजंट हैपन इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। इवन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब भी बताया तुमको कि 7 फेम्टोमीटर डिस्टेंस दो न्यूक्लियस के, दो प्रोटॉन्स के बीच में है और उनके बीच में डिस्टेंस, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 न्यूटन है, ऐसा कहा। तो तुम 7 फेम्टोमीटर के जगह पे अगर 8 फेम्टोमीटर की है तो थोड़ा फोर्स कम हो जाएगा, 9 फेम्टोमीटर की है तो और कम हो जाएगा, 10 फेम्टोमीटर की है तो और कम हो जाएगा। ऐसे करते करते डिस्टेंस बढ़ाते गए तो फोर्स क्या होगा, कम कम होते जाएगा। और ये डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बाद में, यानी वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस जब इन दो प्रोटॉन्स के बीच में रखेंगे तब वो
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा। सुनो मैं क्या बता रहा हूं, तुमको पहले आइडेंटिफाई हुआ कि वन, जब डिस्टेंस इन दो प्रोटॉन्स के बीच में 7 फेम्टोमीटर था तब फोर्स 1 न्यूटन था। ये डिस्टेंस हमने बढ़ाया 7 फेम्टोमीटर का 8 फेम्टोमीटर किए तो फोर्स कम हो जाएगा। 9 फेम्टोमीटर किए और कम होगा, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। हम ये डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो फोर्स क्या होगा, कम कम होते जाएगा। कभी ना कभी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो फोर्स क्या होगा, जीरो। लेकिन वो जीरो फोर्स होने के लिए डिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज होना चाहिए। इस रिस्पेक्ट में कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स। No doubt it may become negligible, but at very large distance. This doesn't happen in case of the nuclear force. Nuclear force में क्या होता है, अभी देखो कि अगर बाय द वे वही प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है और उनके बीच में डिस्टेंस 7 फेम्टोमीटर है और तब उनके बीच में फोर्स 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन रहेगा क्योंकि 50 to 60 टाइम्स मोर होता है। तो अगर उनके बीच में डिस्टेंस बाद में 7 फेम्टोमीटर का 8 फेम्टोमीटर किए तो शायद वो फोर्स जीरो भी हो, यानी वेरी शॉर्ट रेंज के अंदर वो जीरो हो जाता है। रेंज देखो, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज, दैट विल बी क्लियर टू यू नाउ। आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन, सी व्हाट आई एम सेइंग वंस अगेन। फाइनली, जब इन दो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के बाहर थे, उनके बीच में डिस्टेंस 7 फेम्टोमीटर था, तब उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 न्यूटन था। यह डिस्टेंस हम बढ़ाते गए 7 फेम्टोमीटर के आगे 8, 9, 10, 11, 12, 30 एंड सो ऑन, 100 फेम्टोमीटर, 200 फेम्टोमीटर, शायद 200 फेम्टोमीटर तक अपने को इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा। इतना है कि कम मिलेगा और वो हो जाएगा जीरो काफी ज्यादा डिस्टेंस पर। समझो 700 फेम्टोमीटर पर, 7 फेम्टोमीटर पर 1 न्यूटन था तो 700 फेम्टोमीटर पर शायद जीरो हो गया। अब बता, 7 फेम्टोमीटर के कंपैरिजन में 700 फेम्टोमीटर यानी 100 टाइम्स मोर है। तो 7 के कंपैरिजन में 100 टाइम्स यानी किसी के कंपैरिजन में 100 टाइम्स यानी इनफाइनाइट माना जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेंज कितना है, इनफाइनाइट रेंज है। सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनफाइनाइट रेंज का फोर्स है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। मतलब क्या होता है कि यही दो प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस के अंदर है और उनके बीच में फोर्स डिस्टेंस 7 फेम्टोमीटर है और तब फोर्स 50 न्यूटन का है, तो 7 फेम्टोमीटर का 7.5 फेम्टोमीटर किए या 8 फेम्टोमीटर किए तो 8 फेम्टोमीटर पर हो सकता है कि फोर्स रहे ही नहीं दोनों के बीच में। यानी जो 50 न्यूटन था तो 7.5 फेम्टोमीटर डिस्टेंस पर वो फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा और 8 फेम्टोमीटर पर जीरो हो जाएगा। तो रेंज क्या हुआ, जीरो रेंज, सॉरी वेरी वेरी शॉर्ट रेंज। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, wherein electrostatic force and electrostatic force or gravitational force are long range forces, while this nuclear force is short range force and it becomes zero within short distance. That you have to remember, that it means the short range force. Third, this nuclear force doesn't depend upon the nature of charges. क्या मतलब, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और
प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो दो, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इनके बीच में भी अट्रैक्शन रहेगा। दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन दी है हमने, इट इज फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बोलने के बाद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी रहे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, हालांकि देखा जाए तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तुमको लगेगा कि ये अट्रैक्ट कैसे करेंगे? इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जब वो न्यूक्लियस है तो इनके बीच में फोर्स रहेगा और वो भी अट्रैक्टिव करेगा, अट्रैक्टिव। फिर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में जितना फोर्स होगा, से एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इनके बीच में डिस्टेंस 3 फर्मी यानी 3 फेम्टोमीटर है। 3 फर्मी किसके बीच में? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इनके बीच में डिस्टेंस 3 फर्मी। तो 3 फर्मी डिस्टेंस होते हुए जितना भी फोर्स रहेगा, तो बाद में 2 प्रोटॉन्स लो और इन दोनों प्रोटॉन के बीच में फिर से अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा, और वो भी कितना रहेगा? उनके बीच में डिस्टेंस 3 फर्मी रखो। वंस अगेन, न्यूक्लियस के अंदर एक लिए अपन ने न्यूट्रॉन और एक लिए प्रोटॉन, उनके बीच में डिस्टेंस 3 फर्मी यानी फेम्टोमीटर, अभी शॉर्टली बोल रहा हूं मैं, फर्मी, 3 फर्मी डिस्टेंस, और इनके बीच में फोर्स समझो 60 न्यूटन, ठीक है, या 100 न्यूटन समझो, 100 न्यूटन फोर्स इन दो, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में। कितना डिस्टेंस होते हुए? 3 फर्मी। कितना फोर्स? 100 न्यूटन। किसके बीच में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। अब सुनो गौर से, अब एक प्रोटॉन और दूसरा भी प्रोटॉन लो, ये रहा प्रोटॉन, फिर दूसरा भी प्रोटॉन, उनके बीच में डिस्टेंस 3 फर्मी रखो, तो तब फोर्स 100 न्यूटन ही आएगा। यानी एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बीच में डिस्टेंस कितना था, उनके बीच में फोर्स कितना था? 100 न्यूटन, डिस्टेंस 3 फर्मी होते हुए, तो उतना डिस्टेंस 2 प्रोटॉन के बीच में रखते, न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे, तो तब भी फोर्स क्या रहेगा? 100 न्यूटन नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, तो 2 न्यूट्रॉन्स लिए, दोनों न्यूट्रॉन्स, और उनके बीच में भी डिस्टेंस अगर 3 फर्मी रखे, तो दोनों के बीच में फोर्स क्या रहेगा? 100 न्यूटन। व्हाट आई हैव टू से? दिस न्यूक्लियर फोर्स, इट इज न्यूक्लियर फोर्स, दिस न्यूक्लियर फोर्स is independent of nature of the charge. It doesn't depend upon the charge. यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में 100 न्यूटन, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी 100 न्यूटन, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी 100 न्यूटन रहेगा, प्रोवाइडेड डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम। दैट्स व्हाई doesn't depend upon charge, independent of charge. थर्ड, फोर्थ, अब ये फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, दो, जब प्रोटॉन्स के बीच में कहा, ओके, इट डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द चार्ज कहा हमने, तो फोर्थ पॉइंट में ये दैट फोर्स विल बी एक, जस्ट मिनट, it is having the highest strength, very short range force, and it doesn't depend upon the charge.
मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहा या प्रोटॉन प्रोटॉन रहा या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रहा तो भी वही फोर्स रहेगा। अब ये अट्रैक्टिव टाइप कैसे क्या, यानी ओके चलो वो अट्रैक्टिव टाइप है। तो अभी तुमको लगेगा कि अगर न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और दूसरा मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, किसी एटम का न्यूक्लियस लेते, हम हाइड्रोजन एटम की ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स। तो 8 न्यूट्रॉन्स है, इसका मतलब उन 8 में से कोई भी 2 प्रोटॉन्स लिए तो उनके बीच में दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण दोनों के बीच में क्या रहेगा, रिपल्शन का फोर्स रहेगा। चार्ज के कारण रिपल्शन हो रहा तो दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब वो दोनों प्रोटॉन्स एक में को रिपेल भी करेंगे न्यूक्लियस के अंदर होते हुए भी, तो इट विल बी ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वंस अगेन व्हाट आई एम सेइंग, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनमें से 2 प्रोटॉन्स अगर लिए तो दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स रहेगा, क्योंकि चार्ज है दोनों के ऊपर और दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइक चार्जेस रिपेल, उस हिसाब से दोनों के बीच में रिपल्शन रहेगा। लेकिन रिपल्शन का फोर्स जितना रहेगा वही 2 प्रोटॉन्स न्यूक्लियर फोर्स के कारण अट्रैक्ट भी करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा? 2 प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण कूलोम्ब्स लॉ के अनुसार दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स रहेगा, जितना भी रहेगा फिर उन्हीं 2 प्रोटॉन्स उतना ही डिस्टेंस उनके बीच में है, उनके बीच में अट्रैक्शन का भी फोर्स रहेगा एज लॉन्ग एज दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कारण है इसलिए न्यूक्लियर फोर्स रहेगा, और वो न्यूक्लियर का फोर्स यानी अट्रैक्टिव नेचर का रहेगा। तो अट्रैक्शन का भी फोर्स रहेगा, रिपल्शन का भी फोर्स रहेगा, लेकिन वो न्यूक्लियर फोर्स 60 टाइम्स मोर रहेगा। मतलब रिपल्शन का फोर्स अगर 1 न्यूटन का है तो अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा 60 न्यूटन का। यही वजह है न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण वो दोनों बंधे रहेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं रहेगा, रहेगा, लेकिन वो केवल 1 न्यूटन का है, तो अट्रैक्शन कितना रहेगा 60 न्यूटन का। अब तुम बोलोगे यही 2 प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस के बाहर लाए तो तब लेकिन न्यूक्लियर फोर्स नहीं रहेगा उनके बीच में। ये बात अब तुमको समझ में आई होगी कि न्यूक्लियर फोर्स कहाँ होता है, जब वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसलिए बोलते हम कि जो न्यूक्लियर फोर्स है तो न्यूक्लियस मतलब अट्रैक्टिव नेचर का रहेगा, मीन्स न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम्स it counters the electrostatic force. It counters electrostatic force. What do you mean by it counters the electrostatic force? It overcomes the electrostatic force. अभी मैंने बताया कि समझो 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले 2 प्रोटॉन लिए, तो दोनों के बीच में दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स रहेगा। वो रिपल्शन का फोर्स अगर 1 न्यूटन का है तो दोनों प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होने के कारण उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी रहेगा और वो अट्रैक्शन का रहेगा, और वो अट्रैक्शन का फोर्स 60 टाइम्स मोर रहेगा, मतलब 60 न्यूटन का रहेगा। तो न्यूक्लियर फोर्स 60 न्यूटन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 न्यूटन, तो कौन काउंटर करेगा? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट न्यूक्लियर फोर्सेस काउंटर्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दे ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और यही वजह है कि न्यूक्लियर फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के माने जाते हैं, जो हमने शुरू में किए या बताया, अट्रैक्टिव नेचर के होने के कारण। यानी
मोस्टली अट्रैक्टिव बोला हमने, सभी कंप्लीटली अट्रैक्टिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि वह रिपल्शन का भी फोर्स होता है, लेकिन वो रिपल्शन का फोर्स निग्लिजिबल होता है, इसलिए अट्रैक्टिव टाइप का बोलते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स एंड देयर बाय द ऑल थिंग्स अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स। अब बताओ एक फिर वही ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, ऑक्सीजन न्यूक्लियस की बात करते हैं। 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स। इमेजिन करो ये 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स पूरे न्यूक्लियस के बाहर थे। उनका टोटल मास कहा जाए तो क्या करेंगे? 8 प्रोटॉन का मास, इंडिविजुअली एक एक प्रोटॉन का गिनते हुए 8 प्रोटॉन का मास और 8 न्यूट्रॉन का मास, तो कुल मिलाकर टोटल मास होगा। सो इट विल बी द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। बाद में इन्हीं मासेस को, इन्हीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को इकट्ठा कर लिए और उनको प्रेस करके समझो न्यूक्लियस बन गया, दैट इज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम का न्यूक्लियस बन गया। तो फिर वो न्यूक्लियस का मास और पहले इंडिविजुअल होते हुए, सेपरेट होते हुए उनके मासेस की एडिशन, दोनों सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? वंस अगेन रिपीटिंग, जब वो न्यूक्लियस, अभी मैं कॉमन नाम बता रहा हूं, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जब वो इंडिविजुअल थे न्यूक्लियस बनने के पहले, जब वो सेपरेट थे, तो उनके मासेस की सम की हमने, जो भी आया होगा से 10 ग्राम आया, बाद में उन्हीं को मिलाकर हमने न्यूक्लियस बना दिए। न्यूक्लियस को बना लेकर, मतलब वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को लेकर हमने न्यूक्लियस बना दिए, तो आने वाला वो रिजल्टेंट जो न्यूक्लियस बनेगा उसका मास 10 ग्राम में होना चाहिए। सिंपल सा एग्जांपल, बूंदी के दाने, एक एक दाने का मास अगर मान लीजिए 1-1 ग्राम लिए हमने, और ऐसे 100 दाने, तो कितना होगा? 100 ग्राम। बाद में उन्हीं दाने को लेकर बूंदी का लड्डू बनाए, तो वो लड्डू का मास भी कितना आना चाहिए? 100 ग्राम होना चाहिए। अब बूंदी के लड्डू का नाम लिए तो समझ में आया बराबर? तो उसी हिसाब से समझोगे कि जब वो न्यूक्लियस इंडिविजुअल थे तो उनके मासेस की सम, ये उनको कॉम्पैक्ट करने के बाद जो न्यूक्लियस बनेगा उसके मास के बराबर आना चाहिए ना? आना चाहिए, बट इट डजंट हैपन। मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियस। इंडिविजुअल न्यूक्लियस अभी समझ में आया? सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियस। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि मास में क्या आया? डिफरेंस, डिफेक्ट। That term is referred as mass defect. Next term. Denoted by delta M. What do you mean by mass defect? It is the difference between the मास, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस जो कम है, एंड सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड sum of masses of individual nucleus is called mass defect. Defect and difference. कब? अब फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो क्या होगा फॉर्मूला? सपोज we consider a nucleus of an atom whose atomic number is Z. So Z will be number of protons, मतलब एटॉमिक नंबर।
ये मास नंबर, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, then mp मास ऑफ ये प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास, m n मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन, एंड m फिर कैपिटल M मास ऑफ न्यूक्लियस। स्मॉल है मास ऑफ न्यूक्लियस। सी व्हाट आई एम सेइंग, एक एटम का न्यूक्लियस लेते हैं, ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास नंबर ये, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये माइनस Z रहेगा, दैट इज नथिंग बट n, मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ऐसे न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स रहेंगे J, कितने न्यूट्रॉन्स रहेंगे n। फिर हम क्या करेंगे, और उनको कंबाइन करने के बाद जो न्यूक्लियस बन गया उसका मास, एक्चुअल मास, ये मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने क्या बताया कि सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियस वो ज्यादा रहती है, तो पहले वो, और एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस यानी स्मॉल m ये कम रहता है, द स्मॉल m इज द एक्चुअल मास और मेजर्ड मास समझो ऑफ न्यूक्लियस, ये कम रहता है। तो पहले सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल न्यूक्लियस कैसे करोगे तुम, कितने प्रोटॉन्स है Z, एक प्रोटॉन का मास mp, तो mp इज द मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन, ऐसे कितने प्रोटॉन्स हैं Z, तो Z टाइम्स ऑफ mp यानी क्या होगा, मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स। सिमिलरली कितने न्यूट्रॉन्स है n, एक न्यूट्रॉन का मास mn। फिर अब ये सम यानी क्या हो गई, दिस इज द सम ऑफ, सॉरी, दिस इज द मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, दिस इज द मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स, और दोनों की सम किए तो इट इज द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल न्यूक्लियस माइनस mass of actual mass of the nucleus m। Now this formula, this is the actual mass of the nucleus and this is the sum of masses of the nucleons. This formula is called mass defect, delta m. In this way you can obtain the mass defect. अब ये तुमको भी मालूम है कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमने देखे कि ये वेरी वेरी स्मॉल होने के कारण उसको एटॉमिक मास यूनिट में, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं। एनीवे, बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मास डिफेक्ट। अब ये जो मास डिफेक्ट, ये सवाल निर्माण हुआ होगा तुमको कि जब वो इंडिविजुअल थे तो उनका मास ज्यादा था, और जब वो उनको कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाया गया तो न्यूक्लियस का मास कम, तो ज्यादा का मास यानी मास डिफेक्ट, तो वो गया कहां, ये अब ताजुब की बात है। कहा जाएगा तो न्यूक्लियस बनते वक्त न्यूक्लियन को बांध कर रखने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वही एनर्जी आती कहां से है, तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन जो हमने देखे, तो उस रिलेशन का कहना क्या है कि मास का कन्वर्शन एनर्जी में हो सकता है, मतलब मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये वही वो बात है
कि जब वो इंडिविजुअल न्यूक्लियस कंबाइन करके जब न्यूक्लियस बन जाता है या बनाना चाहते, ये सब सोच है कि न्यूक्लियस पहले तितर बितर है, उनका मास ज्यादा है, और बाद में उनको कंबाइन करके हम एक न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं। ये केवल अपना थिंकिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी अपने को समझने के लिए बता रहा हूं मैं कि समझो ये न्यूक्लियस पूरे तितर बितर है, उनका मास, उनके सारे मासेस, उनके सारे न्यूक्लियस, उन सारे न्यूक्लियस के मासेस की सम ज्यादा है। जब इन न्यूक्लियस को हमने इकट्ठा करके न्यूक्लियस बना लिए तो उसका मास कम है, तो ये मास डिफेक्ट गया कहां? तो न्यूक्लियस को कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, उनको बांध कर रखने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया वो मास। वंस अगेन, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है उनको बांध कर रखने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी आई कहां से? तो मास डिफेक्ट का कन्वर्शन एनर्जी में हुआ, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर दैट पर्पज। सो दैट इज कॉल्ड binding energy of the nucleus. So next topic, most important topic, nuclear binding energy. Nuclear binding energy. How will you define this nuclear binding energy? कहां से आती है? तो यही बोल सकते हम, दिस इज द एनर्जी विथ विच द न्यूक्लियस आर बाउंडेड इनसाइड द न्यूक्लियस। और तो फिर अगर इतनी एनर्जी से वो बंधे हुए हैं, तो इनको अगर सेपरेट करना चाहेंगे तो कितनी एनर्जी लगेगी? जितनी एनर्जी से वो बांधे हुए हैं। तो फिर हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन ऐसी भी दे सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियस टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है उनको एक में से दूर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, न्यूक्लियस के बाहर निकालने के लिए या न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी यानी जितनी एनर्जी से वो बंधे हुए थे, तो जितनी एनर्जी से बंधे हुए थे तो उतनी एनर्जी क्या होगी? लगेगी उसको तोड़ने के लिए। इसलिए बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन ऐसी भी बना सकते हैं हम, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियस टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और अब भी बताया मैंने, ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहां से आती है? तो मास डिफेक्ट का कन्वर्शन होता है बाइंडिंग एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Whenever you will convert the mass defect into energy, तो कल आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन देखे अपन ने, तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन में मास का कन्वर्शन एनर्जी में होता है। उसी तरह से ये जो मास डिफेक्ट है, वो मास डिफेक्ट का कन्वर्शन क्या करेंगे हम? एनर्जी में करेंगे। तो वो उसकी क्या बनेगी? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन क्या बनी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियर, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियर टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आई कहां से? तो मास डिफेक्ट का कन्वर्शन ये एनर्जी में करने के बाद जो भी एनर्जी होती है वही बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास डिफेक्ट यानी डेल्टा एम, उसका कन्वर्शन किसमें करना है? एनर्जी में। तो मास का कन्वर्शन एनर्जी में करने के लिए ये एनर्जी, ये है मास, इसका कन्वर्शन एनर्जी में करना है, तो आइंस्टाइन का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, दिस विल बी द बाइंडिंग एनर्जी।
तो डेल्टा एम का फॉर्मूला तो अपने को पता है, व्हाट एस जेड इंटू एम पी प्लस दिस वन. सो बाइंडिंग एनर्जी विल बी देन गिवन बाय व्हाट जेड into mass of proton plus n into mass of neutron minus actual mass of the nucleus multiplied by c square. That will be the binding energy. अब जरा राइट हैंड साइड को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं मैं. राइट हैंड साइड में z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर z है तो उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर z प्रोटॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? उतने ही इलेक्ट्रॉन्स. इतना है कि वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व हो रहे हैं, तो उनके मासेस को भी कंसिडर करते हैं. मैथमेटिकली कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूं मैं. क्या कर रहा हूं? मासेस ऑफ द z इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि z प्रोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे? z इलेक्ट्रॉन्स. तो मासेस ऑफ z इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं. z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका मास यहां ऐड किया, तो उतना मास क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो प्लस n times of mass of neutron minus m is the actual mass of nucleus plus z times of mass of electron. Once again I would like to write. क्या कर रहे हैं? Here. ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो न्यूक्लियस के बाहर जेड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, उनके मासेस भी ऐड करना है और सबट्रैक्ट भी करना है यहां. तो किसी में अगर ऐड करते और सबट्रैक्ट करते तो वैल्यू अनचेंज रहती है. तो उसी तरह से यही राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं. जरा स्पेस कम होने के कारण मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं. ये इक्वालिटी के नीचे यहां इक्वालिटी आने चाहिए. चलो एक मिनट लाता हूं. ये बताओ, जेड मास ऑफ प्रोटॉन एज इट इज जेडीएमपी जैसे थे. अब इसमें मैं जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है, प्लस n टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये माइनस ये m माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर. ठीक है, समझा? I have added the z mass of z electrons and I have subtracted the mass of z electrons. तो value remains unchanged. अब इस टर्म को, इन दो टर्म्स को मैं थोड़ा सा ऐसा लिख रहा हूं. कोई चेंज? नो चेंज, केवल माइनस कॉमन लिए और प्लस. अब यहां क्या रिप्रेजेंट करता है ये देखते. बाइंडिंग एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला यही हुआ. मैं थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, तो ये हुआ रीअरेंजमेंट. अब मास ऑफ वन प्रोटॉन, मैंने जब भी बताया तुमको, एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, बराबर है. मैं यहां से जेड कॉमन देता हूं, यहां से जेड कॉमन लिए, तो क्या रहेगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस n टाइम्स ऑफ मास ऑफ
न्यूट्रॉन एज इट इज माइनस m प्लस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर। चलो ये भी कर लिया। अब जरा ये बताओ, मास ऑफ वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, बराबर है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास, फिर से बता रहा हूं मैं, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर ही हाइड्रोजन एटम हुआ, तो फिर वो हाइड्रोजन एटम का मास हो जाएगा ये। सो दैट्स व्हाई आई विल राइट दिस एज Z as it is and mass of hydrogen atom H, H stands for hydrogen, mass of hydrogen atom, hydrogen atom का mass plus N times mass of neutron minus, अब ये था किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास था ये। न्यूक्लियस का मास का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है ये पूरे सब का कुल मिलाकर मास बनने के बाद, तो न्यूक्लियस का मास हुआ। और उस न्यूक्लियस के सर्कुलर ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में कौन घूम रहे? इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका मास ऐड कर लिए। एक एटम का न्यूक्लियस, उसका मास m, और उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? Z, ठीक है। एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं? तो जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है कितने हैं? Z, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रिवॉल्व हो रहे हैं? Z, फिर मल्टीप्लाई बाय m, तो Z इंटू m क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास जो रिवॉल्व हो रहे हैं उनका मास, और m क्या हुआ? मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ एंटायर एटम, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय कैपिटल M। व्हाट इज कैपिटल M? मास ऑफ दैट एटम, जिस एटम का न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी, हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलनी है, उस न्यूक्लियस का एटम, उस न्यूक्लियस का एटम जिसका एटॉमिक नंबर Z है और जिसका मास नंबर A है। व्हाट इज M? इट इज द मास ऑफ दैट एटम जिसके न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी की बात करनी है, मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर एज इट इज। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। दिस फॉर्मूला बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, ये फॉर्मूला हुआ बराबर है, क्योंकि मास डिफेक्ट का कन्वर्शन, जितना भी मास डिफेक्ट था तो उसका कन्वर्शन एनर्जी में होता है, तो ये फॉर्मूला बराबर है। लेकिन हमने ये फॉर्मूला जानबूझकर मास ऑफ दैट एटम के स्वरूप में मिलाया है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मास ऑफ एटम दिया जाता है, मास ऑफ न्यूक्लियस नहीं दिया जाता, पूरे एटम का मास दिया जाता है। इसलिए दिस इज द मास ऑफ दैट एटम, दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड दिस इज द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। सो इन दिस वे वी हैव गॉट द फॉर्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अब इसको लेकर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अपने टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल है, अनसॉल्व न्यूमेरिकल, एक सॉल्व करके दिया है,
तो एक अनसॉल्व न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, जिसमें दिया है डिटरमाइन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अमेरिशियन आइसोटोप। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्वेश्चन नंबर 12। अमेरिशियन एक एलिमेंट है, अमेरिशियन एलिमेंट मतलब उसका आइसोटोप दिया है जिसको लिखा गया ये एम, एटॉमिक मास नंबर 244 और एटॉमिक नंबर 95। अमेरिशियन का एक ये आइसोटोप है। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अब ये जो फॉर्मूला आपने लिखे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, यानी उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उनको सबको सेपरेट करने के लिए लगने वाली एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोले तो क्या होगा, एक न्यूक्लियन को सेपरेट करने के लिए लगने वाली एनर्जी। एनीवे उसने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट द डिटरमाइन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अमेरिशियन आइसोटोप having atomic mass number 244 and atomic number 95। उसके लिए क्या क्या दिया है आपने को, yes, given mass of that atom is given to be 244.06428, मास ऑफ, इसका मास दिया है जो हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, is given to be 244.0, yes, 244.06428 एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। किलोग्राम में नहीं दिया है वो मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में कल देखे अपन ने। तो ये है इसका मास, ये मास नंबर है और ये है एक्चुअल मास इन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। देन एनीथिंग एल्स, ओके, बाकी नहीं दिया है, लेकिन बाकी के कुछ बात, बाइंडिंग एनर्जी पूछा है तो फिर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये लिखेंगे हम, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस N टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस, अब इसका मास दैट इज m, मास ऑफ दिस अमेरिशियन मल्टीप्लाई बाय c²। ये हुआ फॉर्मूला, ये पूरा बाइंडिंग एनर्जी का कंप्लीट पूरे न्यूक्लियर की। अब Z कितना है तो 95, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट गिवन, वो डाटा में शुरू में ही दिया है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट टू बी रिमेंबर्ड टू यू, इट इज गिवन, इट विल बी गिवन टू यू। सो हियर इन दिस केस इट इज गिवन टू बी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.00785, this will be given in atomic mass unit, this mass is given, plus number of neutrons। अब number of neutrons कितने रहेंगे 244 minus 95, that is nothing but 149। n की वैल्यू कहां से है समझी, this is a minus z, that will be nothing but n into mass of one neutron। कल देखिए अपन ने मास ऑफ वन न्यूट्रॉन 1.00866 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में, दिस वैल्यू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन माइनस दैट इज 244.06428। So this is the mass of single, this is the mass of hydrogen atom
and here this is the atomic mass, atomic number. This is the total number of neutrons, and this is the mass of one neutron, and this is the mass of that entire atom, multiply by c square. लेकिन ये सारी वैल्यू ये है एटॉमिक मास यूनिट में, ये भी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में, ये भी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में आएगी। इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं क्या बता रहा हूं अभी ध्यान में रखो, ये एटॉमिक मास यूनिट और इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सी स्क्वायर यानी सी यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको पहले एनर्जी में लाने के लिए, जूल में लाने के लिए इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को, ये वैल्यू को, ब्रैकेट में रहने वाली वैल्यू को किलोग्राम में लाना पड़ेगा। और बाद में जब हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद सी स्क्वायर में से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी जूल में। लेकिन इसको किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करना है, तो यहां लिखो केवल सी स्क्वायर, ऐसा रहने दो। और हमने ये भी देखे कि जब वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करते, वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू आती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आती है। तो फिर ऑफकोर्स ये कैसी आई, तो वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट का किलोग्राम में कन्वर्शन किए और बाद में उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद जूल में वैल्यू आई। वो रिलेशन फिर से देखो तुम अच्छे से, आइंस्टाइन का रिलेशन था E इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर। तो m वाज द मास इन किलोग्राम, ये किलोग्राम में होना चाहिए, और ये स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू जब रखोगे तो ये दोनों वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू आएगी जूल में। फिर उसको डिवाइड किए थे हमने 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो वो वैल्यू आई थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1.6 से डिवाइड करने के बाद, 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करने के बाद वो वैल्यू आई थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और उसके बाद उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किए थे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10⁻⁻6 जो भी वैल्यू आएगी उसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करने के बाद किसमें आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इस तरह से हमने कन्वर्ट किए थे। तो वो कन्वर्शन करने के बाद ये यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू डायरेक्टली, यानी इसको डायरेक्टली वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की कितना होता है 931, इसलिए क्या करता हूं मैं 95 मल्टीप्लाई बाय 1.007825 प्लस 149 मल्टीप्लाई बाय 1.00866 माइनस 244.06428 इंटू एक कंप्लीट कैलकुलेशन को सी से मल्टीप्लाई न करते हुए, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई न करते हुए डायरेक्टली में, ये हुआ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ये वैल्यू मास है, मतलब मास के यूनिट में है, और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली 931 से 931.5 से मल्टीप्लाई करो, 931.5, तो ये वैल्यू आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर से बता रहा हूं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्या करना, तुम ये फॉर्मूला लिखोगे, ये वैल्यूज रखोगे जो तुमको दी जाएगी, और यहाँ सी स्क्वायर ये रखोगे। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू पूरी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में थी, जिसका कन्वर्शन हमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, तो इसलिए डायरेक्टली 931.5
से मल्टीप्लाई करोगे, इस वैल्यू को, ब्रैकेट में रहने वाले वैल्यू को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं। फिर ये वैल्यू जो भी आती है, तो दिस विल बी बाइंडिंग एनर्जी। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाला है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्वेश्चन पूछा है पर न्यूक्लियन। ये फिर किसकी मिली, तो पूरे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियस है, कितने 244 न्यूक्लियस है, तो पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी मिली, मतलब कंप्लीट न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी मिली। मतलब जितने भी 244 न्यूक्लियस है, उनमें से उस न्यूक्लियस को फोड़कर एक एक करके पूरे सबको बाहर निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी हो गई है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर की बोला, तो फिर 244 में से एक को बाहर निकालने के लिए, एक को सेपरेट करने के लिए लगने वाली एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। तो कैसा होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर विल बी गिवन बाय बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस यानी क्या होगा, Z प्लस N, तो दैट इज नथिंग बट ये। इसलिए जो भी ये कैलकुलेशन आएगा उसको 244 से डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी, एंड दैट विल बी न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। So in this way you have to calculate this, do to complete this numerical.